Hello everyone. So this is third lecture and we'll be starting problem set third chapter का question number 21. Take a very important question. Let's understand the question with the help of the diagram. They are saying that MN is the chord of the circle with center O. ठीक है, तो एक chord दिया है MN with center O. MN का लेंथ दिया है 25. ये पूरा MN का लेंथ है 25. L is a point on MN. कॉर्ड MN says that ML का लेंथ दिया है 9, OL का लेंथ दिया है 5. उनको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना. अभी चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. यहाँ पे ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे. सो अब मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे उनको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है. अभी डायग्राम में देखोगे तो रेडियस दिया नहीं है, तो क्या ये कंस्ट्रक्शन है? द आंसर इज नो, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन. ठीक है, सो हम लोग अच्छा अभी रेडियस, ये सर्कल में रेडियस कौन सा हो सकता है? या तो ओ एम हो सकता है या तो ओ एन हो सकता है. दोनों में से कोई भी हम लोग ज्वाइन करेंगे. फॉर माई कन्वीनियंस आई एम टेकिंग ओ एम. तो सर्कल के लिए ओ एम क्या है? रेडियस है. हमें ये फाइंड करना है रेडियस. ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखोगे जो हमें फाइंड करना है वो एक ट्राइंगल का पार्ट है, ओ एल एम. क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो अगर मुझे ओ एम फाइंड करना है तो ओ एम किसका पार्ट होना चाहिए? यस, राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन. तो हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ओ से ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और ये पॉइंट का नाम देते हैं ए. ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है देख लो. हमने क्या ड्रॉ किया? ड्रॉ सेगमेंट ओ ए जो कि 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा. किससे परपेंडिकुलर? टू कॉर्ड एम एन. ठीक है, ये अपना कंस्ट्रक्शन है. अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. अभी देखो, अभी अगर ध्यान से देखो हमें क्या फाइंड करना है? ओ एम. और अगर ध्यान से दिखा रहेगा ओ एम, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम. टेम्पररी है ना, ये हटा देता हूं मैं तो तुम लोग को समझ में आएगा. ये देखो, जो हमें फाइंड करना है ओ एम, वो राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है. अगर राइट एंगल का ट्राइंगल पार्ट है तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन उसके लिए इसको छोड़ के बाकी दो लेंथ हमें फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, कौन सा लेंथ फाइंड करना पड़ेगा? एक तो ओ ए फाइंड करना पड़ेगा और दूसरा एम ए. तो यहाँ पे हिंट में लिख देता हूँ. हमें क्या फाइंड करना है? ए एम या तो एम ए, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? ओ ए फाइंड करना है. अगर ये दोनों फाइंड कर दिए देन वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो ये एम ए पहले फाइंड करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे एम ए है ना, एम एन का हाफ है. पता है क्यों? मैं बोलता हूं. पहले तो सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एम एन. ये कहां से पता चला? कंस्ट्रक्शन देखो हमने किया यहाँ पे, तो लिखने का कंस्ट्रक्शन से पता चला. ठीक है, पूरा लिखना. नाउ अच्छा, 9th स्टैंडर्ड का एक थ्योरम याद रहेगा तुम लोग को. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. मतलब ये पूरा कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. ये लास्ट ईयर हमने किया था. अब अगर ध्यान से देखो, ये छोटा सेगमेंट बड़ा कॉर्ड का हाफ रहेगा. तो अभी हम लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट एम ए इज हाफ. ये छोटा सेगमेंट बड़ा कॉर्ड का हाफ रहेगा, हाफ ऑफ कॉर्ड एम एन. रीजन में वो बड़ा वाला रीजन आएगा. परपेंडिकुलर ड्रॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. कहाँ तक हमने ड्रॉ किया? कॉर्ड तक. टू द कॉर्ड. वो कॉर्ड को क्या कर रहा है? बराबर है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, ये इसका रीजन कंपलसरी लिखना है. आगे चलो, सेगमेंट एम ए, तो एम ए इज इक्वल्स टू हाफ. अब ये कॉर्ड एम एन का कुछ वैल्यू है, यहाँ पे देखना पड़ेगा. हाँ, ये रहा कॉर्ड एम एन का वैल्यू कितना है? 25.
तो हाफ ऑफ 25, 25 का हाफ कितना होता है 12.5, 12.5 सेंटीमीटर। मीटर कुछ दिया नहीं है तो क्या लिखना है यूनिट्स। ठीक है, ये सबसे पहला एम ए आ गया 12.5 यूनिट्स हो गया, ये फर्स्ट हिंट हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है। उसके लिए वापस से वो डायग्राम अगर देखोगे, आई जॉइन दिस डायग्राम में ये था ओ एल था, डायग्राम में ओ एल था अगर याद रहेगा तो ऐसा था। ठीक है फाइन, अभी हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है। ध्यान से देखोगे ओ ए इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वापस से तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हम पहले तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, एम ए दिख रहा है, हाँ, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो, तो पहले वो लिखते हैं। नाउ वी नो दैट एम ए इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एम एल, डायग्राम में देखो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट प्लस एम ए। ठीक है, जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं बिटवीननेस, ये कैसे लिखते हैं एम डैश एल डैश ए, बराबर के नहीं। एम ए का कुछ वैल्यू है ये रहा, यहाँ पे है 12.5, दैट इज इक्वल्स टू एम एल का वैल्यू यहाँ पे दिया है दैट इज 9, और एम ए वापिस से कैसे आ गया, एल ए है वो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एम ए दो बार नहीं आ सकते। एम ए डिवाइडेड टू पार्ट्स एम एल एंड एल ए। अभी एल ए कितना है, एल ए वो तो फाइंड करना है, वो तो फाइंड करना है, बराबर कि नहीं। अब ये 9 को वहां पे भेज देते, अब 9 को वहां पे भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सो एल ए इज इक्वल्स टू 12.5 माइनस 9, 12.5 माइनस 9 कितना होगा सोचो, देखो सॉल्व करो कितना होता है 12.5 माइनस 9, यहाँ पे 0.05 ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3, ये 0, 3.5 सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो क्या लिखना है यूनिट्स। तो फिलहाल तो हमें क्या मिला, एल ए का वैल्यू मिला। लेकिन अगर हिंट में देखो, हिंट में देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए, ओ ए का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना मिला 3.5 मिला, ओ एल का वैल्यू कितना है 5। अभी देखो ट्राइंगल ओ ए एल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल तो वापस से कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए का लेंथ मिलेगा। ठीक है, ये हटा देता हूँ फिलहाल। चलो राइट एंगल ट्राइंगल, सो पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ओ ए एल आई एम मेजर ऑफ एंगल ओ ए एल इज इक्वल्स टू 90, कंस्ट्रक्शन लिख देना देयरफॉर। अच्छा अभी ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ओ एल होगा, क्यों, 90 के सामने वाला साइड है उसके लिए। तो क्या आएगा ओ एल स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वेयर प्लस एल ए स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम, अभी सब वैल्यूज डालते हैं, आंसर फटाफट निकालते हैं। ओ एल कितना है 5 है, तो 5 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ ए तो हमें फाइंड करना है तो आई कीप इट एज इट इज, प्लस एल ए कितना मिला हम लोग को 3.5 मिला यहाँ पे, तो 3.5 द होल स्क्वेयर। देयरफॉर 5 स्क्वायर कितना होता है 25, दैट इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। देखो 3.5 इंटू 3.5 कर सकते हो, या तो इजी मैंने पहले भी सिखाया है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, यहाँ पे डॉट आ गया, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, 3 4 जा कितना हुआ 12। ये वैदिक मैथ्स करके मैंने किया है, अगर नहीं समझे तो आप 3.5 इंटू 3.5 करो, आपको 12.5 मिलेगा। ठीक है 25, अब ये 12.25 को हम लोग लेफ्ट में भेजेंगे तो क्या होगा माइनस, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ये प्लस वहां पे गया तो क्या हो जाएगा माइनस 12.25, कितना होगा चेक करो, देयरफॉर कैलकुलेट करके बताओ 12.5 12.25 12.25 ओके,
तो 25 में से 12 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 25 में से 12.25, ये 12.25 यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो कैरी ऑन होगा 10, ये कैंसिल होके 9, ये कैंसिल होके 4, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, परफेक्ट। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो कितना आ गया 12.75 यूनिट्स। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन है क्यों नहीं निकालेंगे, उसका रीजन बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हम। ठीक है, तो जो भी चाहिए था हमें सब कुछ मिल गया। अब हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया हमें फाइंड करना है ओ एम इज अ पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम। हमारे पास सब वैल्यूज है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखता हूँ, I'll write it over here। ठीक है, ओके। सो पहले ट्राइंगल का नाम कौन सा रहेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ एम ए, एंगल ओ ए एम कितना हो गया 90। कैसे पता चला, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ो। देयरफॉर ये ट्राइंगल में हाइपोटेनस हो गया ओ एम, राइट एंगल के सामने वाला, तो आएगा ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, दैट इज एम ए स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइट कौन सा है, ओ ए स्क्वायर। रीजन में लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। अभी सर्च करेंगे ओ एम का वैल्यू कितना है, वो तो है ही नहीं, वही तो फाइंड करना है अपने को। तो ओ एम स्क्वायर एज इट इज, एम ए कितना है, एम ए हम लोग को मिला था, ये रहा एम ए, ये रहा 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर, अरे अरे हाँ 12.5 उसका स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। देखो ओ ए स्क्वायर ये देखो सेम है, तो कितना लिखोगे 12.75 आएगा। आप बोलोगे सर स्क्वायर नहीं आएगा क्या, अरे ये देखो ये स्क्वायर का ही वैल्यू है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो कुछ अलग आंसर आता, फिर यहाँ पे डालते उसका स्क्वायर करते तो ये सेम आंसर आता। ठीक है, उसके लिए मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग। तो आ गया ओ एम स्क्वायर, इसका मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, 5 स्क्वायर 25 पॉइंट, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 154 या 156, 3 2 6, 2 1 2, 0 3 1 3, 1 156, 156.25 प्लस 12.75, तो 1 कितना है 156.25 प्लस 12.75, 5 प्लस 5 10, 7 8 9 10, 0 कैरी ऑन 1 6 7 8 9, यहाँ पे 5 प्लस 1 6 1, ये रहा 169 आता है। Therefore, OM square is equals to 169। पॉइंट के बाद जीरो का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। नॉट ये टू वहां पे जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। Therefore, क्या आ जाएगा, OM is equals to square root of 169। आपको सबको मालूम है 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 यूनिट्स। ये आ गया OM का लेंथ। अभी सर्कल के लिए ओ एम रेडियस है, और हम लोग को फाइंड वही करना है रेडियस, और रेडियस हमें मिल गया। अभी फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया इज इक्वल्स टू 13 यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है। और जैसे आंसर मिले बॉक्स में डाल दो, दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, काफी इजी सम फॉर 3 मार्क्स। चलो लेट्स सी, ये ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, विल डू अ कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर एक थियरम है, और ये थियरम 3 मार्क्स के लिए आएगा। थियरम का नाम है टेंजेंट सेगमेंट थियरम। लेट्स अंडरस्टैंड टेंजेंट सेगमेंट थियरम विद द हेल्प ऑफ दी, यहाँ पे जो लिखा है वो,
ये लोग लिख रहे टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले टू अ सर्कल, अ सर्कल का मतलब एक सर्कल की बात करें, सो देयर इज अ सेंटर। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक पॉइंट बाहर होना चाहिए, पॉइंट पी। यहां से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट सेगमेंट। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सेगमेंट ऐसा सेगमेंट जिसका एक पॉइंट सर्कल को टच करे और दूसरा पॉइंट सर्कल के बाहर हो, ऐसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट सेगमेंट। क्लियर है? ये क्या हो गया, टैंजेंट सेगमेंट। ग्रेट। अच्छा अब मुझे बताओ, ये पॉइंट से हम कितने टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। एक तो ये हो गया और दूसरा कौन सा है, पी बी। तो कहने का मतलब क्या है, दे आर सेइंग दैट टैंजेंट सेगमेंट्स, ठीक है, टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब पी ए का जो भी लेंथ रहेगा, पी बी का लेंथ वो ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा थियरम। आई होप दिस इज बिन अंडरस्टूड। ठीक है, सो पी ए का जो भी लेंथ है, पी बी का सेम लेंथ है, सो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। इसका जो थियरम है प्रूफिंग में लास्ट में सिखाऊंगा, मैंने पहले ही बोला। अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे पहले देख लेते हैं। लेट्स से मैंने ट्राइंगल लिया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। अभी थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, सो दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट। अब यहां से दो टैंजेंट सेगमेंट ओरिजिनेट हो रहे, एक तो ये टैंजेंट सेगमेंट हुआ, ठीक है, और दूसरा कौन सा हुआ, ये। तो हर एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट सेगमेंट ओरिजिनेट होते हैं हमेशा, और वो हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी ए या तो ए पी इज इक्वल्स टू ए आर, पॉइंट ए से। अभी पॉइंट बी देखो सब लोग, पॉइंट बी, और मुझे बताओ यहां से कौन से दो टैंजेंट सेगमेंट इक्वल रहेंगे, परफेक्ट, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सुपर। पॉइंट सी देखा, वहां से बताओ सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, और ये सबका रीजन सेम रहेगा, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। ठीक है, अभी सपोज एक क्वाड्रिलैटरल आ गया, लेट्स सी, अगर एक क्वाड्रिलैटरल आ गया, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन से, सर्कल के एक पॉइंट पी है, दूसरा एस है, फिर क्यू है, फिर आर है। जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से हमेशा दो टैंजेंट सेगमेंट ओरिजिनेट होंगे, और वो दोनों इक्वल होंगे। चलो पी से देखो, पी से तो पी ए इज इक्वल्स टू पी डी, सबको मालूम है। क्यू से देखो जरा, क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। आर से आर बी इज इक्वल्स टू आर सी, एन एस से एस डी इज इक्वल्स टू एस सी। ठीक है, और सबका एक ही रीजन है, टैंजेंट सेगमेंट थियरम। इसके बेसिस पे सम है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम से थर्ड का सम नंबर फिफ्थ, वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर 3 मार्क्स। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम दिया। आगे क्या बोलता है, इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल एट सेंटर टी। सर्कमस्क्राइब का मतलब अगर देखोगे तो सर्कल क्वाड्रिलैटरल के हर एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। ए ई का लेंथ दिया है 4.5, बी ई बी का लेंथ दिया है 5.5। वो लोग को क्या फाइंड करना है, ए डी का वैल्यू। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ए डी डायग्राम में, ये वाला, ठीक है, इसका लेंथ फाइंड करना है। अभी ए डी ध्यान से देखोगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए एच प्लस एच डी। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए डी फाइंड करना है। अगर ध्यान से देखो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ए एच प्लस एच डी, ठीक है। अभी ये दोनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ए एच। अब क्यों मालूम है, क्यों, यहाँ पे देखो सर्कल के एक पॉइंट बाहर है, वहां से दो टेंजेंट सेगमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं, और दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ये 4.5 है तो ये भी कितना रहेगा, 4.5, तो दैट इज इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, प्लस एच डी। अभी देखो ये एच डी, इसका लेंथ तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है,
वहां से दो टेंजेंट सेगमेंट ओरिजिनेट हो रहे, डी एच एंड डी जी दोनों इक्वल है, कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको मैंने क्या अज्यूम कर दिया, एक्स। तो अभी लिखने का कैसे है ध्यान से देखो। चलो पहले पॉइंट ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए से, पॉइंट ए से दो टेंजेंट सेगमेंट ए एच इज इक्वल्स टू एच ए ई, और दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, 4.5। अभी पॉइंट बी से फटाफट बताओ कौन से दो सेगमेंट टेंजेंट सेगमेंट है, बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ। तो बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, ये दो टेंजेंट सेगमेंट है, दोनों का लेंथ कितना रहेगा, 5.5। 5.5। पॉइंट है डी से कौन से टेंजेंट सेगमेंट है, डी एच एंड डी जी, हमने एक्स अज्यूम किया। अब जब हम अज्यूम करते हैं तो क्या लिखते हैं, लेट। सो लेट डी एच इज इक्वल्स टू डी जी, और क्या अज्यूम किया, एक्स। अभी पॉइंट सी से सी जी, अभी इसको वाई अज्यूम कर देते हैं। चलो लेट हमने अज्यूम किया ना, उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लेट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो लेट क्या आएगा, सी जी इज इक्वल्स टू सी जी इज इक्वल्स टू सी एफ, दैट इज इक्वल्स टू वाई। और ये सब का एक ही रीजन है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आई होप दिस इज बीन अंडरस्टूड। अभी ध्यान से देखना, हमें फाइंड करना है ये ए डी ए एच मिल गया, हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अभी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये। जब भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ऑलवेज फॉर्म एन इक्वेशन। लास्ट टाइम आई एम सेइंग, whenever you want to find the value of a variable, always form an equation। अब ये इक्वेशन कहाँ से फॉर्म होगा, यहाँ से। ये हमने यूज नहीं किया ना, इसको हम लोग यूज करते अभी। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्म करेंगे। तो पहले तो लिख देंगे ये क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल लिखना। कैसे पता चला, ये दिया गया है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी क्या फायदा है, हमें पता है ऑपोजिट साइड उसके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। देयरफॉर अगर मैंने ए बी लिया, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, सी डी। नाउ वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन में आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर अभी ध्यान से देखो, देखो ए बी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए ई एंड ए बी। चलो इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज ए ई प्लस ए बी, दैट इज इक्वल्स टू, देखो सी डी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डी जी एंड सी जी। तो क्या लिखेंगे, डी जी प्लस जी सी या तो सी जी। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ए ई का कोई क्या वैल्यू है, ए ई का 4.5, तो जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ। चेक करो ई बी का क्या वैल्यू है, ई बी का, ई बी का है 5.5, तो आ गया 5.5। दैट इज इक्वल्स टू डी जी का वैल्यू क्या है, x, और सी जी का वैल्यू क्या लिखा है, y। देखो इक्वेशन मिल गया। तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ यू रियलाइज, एक मिनट मैं लिख देता पहले यहाँ। हाँ, अगर आप लोग ने रियलाइज किया रहेगा, हमने क्या किया, एक ऑपोजिट साइड यूज किया, उससे एक इक्वेशन फॉर्म किया। कैन आई टेक अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड और एक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, यस। तो जिसको आता है दे कैन स्टार्ट। ए डी, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो सेम जो ये किया ना वही करना है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स यही लिखना है सेम। अभी ए डी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ए एच प्लस एच डी, और एंड बी सी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बी एफ प्लस एफ सी, बी एफ प्लस एफ सी। ए एच कितना है, ए एच 4.5, तो 4.5 एच डी कितना है, चेक करो, एक्स है, दैट इज इक्वल्स टू बी एफ कितना है, 5.5 है, तो बी एफ है 5.5, और एफ सी देखो कितना है, वाई। वेरिएबल्स को एक साइड, नंबर्स को एक साइड, तो ये वाई यहाँ पे आएगा, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5.5।
ये 4.5 वहां पे गया तो माइनस हो गया, -4.5। देयरफॉर x माइनस वाई, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आ गया 1 का वैल्यू कितना आया, x प्लस वाई 10 आया। 2 का वैल्यू कितना आया, x माइनस वाई 1 आया। कैन वी सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली? यस वी कैन सॉल्व। ठीक है, कहाँ पे सॉल्व करिए, इसको हटा देता हूँ या तो इसको यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ। एक मिनट, इसको ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ये हमें फाइंड करना है, ये अपना हिंट है। अभी इक्वेशन 1 क्या है, एडिंग, क्या लिखना है, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो ऐड कर दे तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हुआ, 1x प्लस 1x इज इक्वल्स टू 2x, 11। therefore x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2 इज हाउ मच, 11 का हाफ कितना होता है, 5.5। अभी x मिल गया, देखो x ये था ना, अपने को ये ढूंढना था, आ गया, ये कितना आया 5.5। अब ये लिखना है, हमें वैल्यू चाहिए था ए डी का, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2। ए एच प्लस एच डी, ए एच कितना मिला था अपने को 4.5 और एच डी अभी मिला अपने को 5.5। ऐड करके आंसर निकालो, 4.5 प्लस 5.5 कितना होता है, 10 होता है। 5 प्लस 5 10, 0 1 9 10। तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया, 10 यूनिट्स। इजी, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। दिस इज सो इजी सम, ये वाला सम करते हैं, वेरी इजी, 2 मार्क के लिए, ये सिर्फ 2 मार्क के लिए, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द सम। प्रॉब्लम से 3 का सम नंबर 4 है ये। हाँ, O is the center of the circle, we can see that AB and AC are the tangent segments, yes we know that tangent segments are equal external points से, तो AB और AC equal है। रेडियस ऑफ द सर्कल, आप बोलोगे सर रेडियस तो दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं कौन सा सेगमेंट ज्वाइन करूं तो रेडियस मिलेगा, चेक करो वहां पे डायग्राम में। अगर मैं ओ बी को ज्वाइन करूं, ओ सी को ज्वाइन करूं तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटिंग द क्वेश्चन। और दोनों का वैल्यू कितना बोला है, आर बोला है। लेंथ ऑफ ए बी भी आर है, ठीक है। क्या प्रूव करने बोल रहे हैं, ये क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर प्रूव करने बोल रहे हैं। तुमको मालूम है क्या स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल तो होता है, लेकिन वो स्क्वायर कब बोले, हम कब बोलेंगे कि वो स्क्वायर है, तो इसके लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहले ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड इक्वल होने चाहिए। वो क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। साथ में एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, ये दोनों होना चाहिए, दोनों। अगर ये दोनों हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि सारे साइड इक्वल भी है और हर एक एंगल 90 भी है, तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट देखो, हम लोग को सब साइड इक्वल करने हैं, तो पहले हम लोग ए बी एंड ए सी इक्वल है वो करेंगे। ए सी का लेंथ भी आर ही रहेगा, ठीक है। लिखना है लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, और दोनों का लेंथ कितना है, आर। आर आया कहां से, देखो क्वेश्चन में ही दिया है आर। एंड इक्वल हुआ कैसे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। रीजन नंबर 1, एक तो दिया था आर और इक्वल हुआ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। अभी ओ बी देखो, लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओ सी, ठीक है। उसका वैल्यू भी कितना है आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे ये क्वाड्रिलैटरल में, तो अभी मैं लिख देता हूं इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ओ सी, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी ओ सी, ये क्वाड्रिलैटरल में सारे साइड इक्वल हुए। अच्छा ये देखो, राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। वी नो दैट इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल then this left hand sides are also equal. So now I can say that ये quadrilateral में ये segment
segment AB is congruent to segment AC, and segment AC is congruent to segment OB, and segment OB is congruent to segment OC, congruent to segment OC। कहाँ से पता चला? ये फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से पता चला। कोई भी क्वाड्रिलैटरल में ध्यान से देखना, कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आप चारों साइड इक्वल प्रूफ करते हो तो वो रोम्बस बनेगा। सबसे पहले ये उसका डेफिनेशन है रोम्बस का। देयरफॉर ये क्वाड्रिलैटरल क्या बना? रोम्बस। देयरफॉर ABOC इज अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि भाई ये रोम्बस का डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन। क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन है कि चारों साइड अगर इक्वल है तो वो रोम्बस कहलाएगा। अभी चार साइड इक्वल करते हैं, अब हमें क्या करना है? हर एक एंगल 90 करना है, लेकिन उससे अच्छा रोम्बस का एक प्रॉपर्टी है, रोम्बस में चार एंगल में से अगर आप एक एंगल भी 90 करके दिखाओगे, चारों में से कोई एक एंगल भी 90 करके दिखाओगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अभी कौन सा एंगल? ये देखो, ये क्या है? टेंजेंट है, और ये क्या है? रेडियस है। कुछ याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर से? अगर रेडियस है, टेंजेंट है, वहां पे एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम से। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एंगल कौन सा है? ABO, एंगल ABO का लेंथ अरे सॉरी मेजर कितना है? 90। किसके वजह से? टेंजेंट थ्योरम के वजह से, बाय टेंजेंट थ्योरम। देखो चेक करो, क्वाड्रिलैटरल रोम्बस में एक एंगल अगर 90 हुआ, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? स्क्वायर में। ये उसका प्रॉपर्टी है भाई। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABOC इज अ स्क्वायर। रीजन में क्या लिखना है? और रोम्बस इज अ स्क्वायर, और रोम्बस इज अ स्क्वायर if one of its angle, if one of its angle is a right angle, is a right angle, ठीक है। ये तो हिंट अपना, ये निकाल देता हूँ। हो गया। उन लोग ने बोला क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर करके प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ। देखो कर दिया, और देखो सारे साइड भी इक्वल हो गए, रोम्बस और रोम्बस में एक एंगल भी 90 हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। दिस इज फॉर 2 मार्क्स, वेरी 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 इजी, सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया आज का लेक्चर खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर अच्छा नहीं नहीं, ये एक सम कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। एक और सम है, चलो 3.1 का थर्ड सम, वेरी इजी सम, ठीक है, सुपर डुपर इजी। लेट्स अंडरस्टैंड द सम। सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट सेगमेंट। देखो वहां पे हाईलाइट हो रहा है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ करना है सेगमेंट OR शुड बाइसेक्ट एंगल M। हाँ, सेगमेंट OR बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसको किसको? MRN ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, MON पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए यहाँ पे सबसे इजी एक हिंट बनाते हैं, एक हिंट, ठीक है। हमें सिर्फ प्रूफ करना है MRO ये वाला एंगल इक्वल टू NRO ये वाला एंगल, तो ये बाइसेक्टर बनेगा ये एंगल का, ठीक है। उसी तरह से ये दो एंगल्स भी इक्वल करके दिखाएंगे, दैट इज MOR एंड NOR। अभी पूरा सोचने का काम कहां से होना चाहिए? टू प्रो से होना चाहिए, ठीक है, सबसे इजी। दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का सबसे आसान तरीका होता है दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो अपने पास दो ट्राइंगल ऑलरेडी है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। तो पहले दो ट्राइंगल्स के नाम लिख देते हैं। अभी सबसे पहला तो टेस्ट हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले क्या डिसाइड करना है अपने को? टेस्ट।
तो पहले तो आर एम और आर एन इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाहर से दो टेंजेंट सेगमेंट है। दूसरा कॉमन साइड हो गया, दोनों ट्राइंगल के लिए सेम साइड है। और तीसरा ओ एम एंड ओ एन इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। हो गया, एसएसएस टेस्ट से प्रूव कर सकते हैं। तो लिखते हैं पहले तो साइड साइड आर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर एन क्यू tangent segment theorem, by tangent segment theorem। ठीक है, उसके वजह से tangent segment theorem। ना, ये पहला हो गया। उसके बाद ओ आर दोनों के लिए आर है कॉमन, तो लिखेंगे साइड ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ आर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, ये कॉमन साइड। ठीक है, एंड लास्ट ये रेडियस है सर्कल के लिए, तो आएगा साइड ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ एन, क्योंकि सर्कल के लिए दोनों रेडियस है और रेडाई हमेशा इक्वल होते हैं। सो रेडा ऑफ दी सेम सर्कल। देखो कितने कंडीशन हमने किए, 1 2 3। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम आर will be congruent to triangle ONR। एक कौन सा टेस्ट हमने यूज किया, साइड 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 टेस्ट है। आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ फायदा ये है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग साइड बोलो या तो रिमेनिंग एंगल्स बोलो, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो रिमेनिंग एंगल में हमें ये चाहिए, ये रिमेनिंग है, तो अब मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, देयरफॉर एंगल एम आर ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल एन आर ओ, एंगल एन आर ओ, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। ठीक है, देखो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये है ना, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर बनेगा। ये ओ आर कौन सा एंगल का बाइसेक्टर बनेगा, ये पूरा एंगल का, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ओ आर is the bisector, is the bisector of angle MRN, ये एंगल का, ऑफ एंगल MRN। वैसे ये एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बराबर। ऑल्सो ऑल्सो ये वाला एंगल MOR, एंगल MOR वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा NOR से। angle NOR, same reason, corresponding angle of congruent triangle, therefore OR is the bisector, is the bisector of angle, ये बड़ा वाला एंगल MON, hence proved। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स, वेरी इजी। तो ये शायद लास्ट ही है। ठीक है, दिस इज द लास्ट। चेक कर लेते एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ, इज दिस द लास्ट। हाँ चलो, ये लास्ट है, ये लास्ट है आज के लेक्चर का, ये लास्ट। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये लास्ट, डन। सो आज अभी का ये लेक्चर के लिए लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।